हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ पंजाब में ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो पंजाब है उसको हम फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर होता है वो पंजाब में ही होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब जो पंजाब है उसमें इतनी एग्रीकल्चर कैसे हुई है, या फिर हम ये कहें कि पंजाब में इतनी रैपिड ग्रोथ कैसे हुई है एग्रीकल्चर की, तो बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो बेटा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका इफ़ेक्ट सब पे पड़ा है, ऑल ओवर इंडिया जितने भी क्रॉप्स है सब पे इफेक्ट पड़ा है। बट अगर हम ज़्यादा की बात करें तो इसका जो ज़्यादातर पॉजिटिव इफेक्ट है वो किस पे पड़ा है, पंजाब पे। ठीक है, तो जो अब बात करें कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है पंजाब में या होता है, वो किसकी वजह से होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। तो बेटा देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, वर्ड से क्लियर हो रहा है। ग्रीन ग्रीन किससे रिलेटेड होता है, ग्रीनरी से, है ना। तो यानी किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का कहने का मतलब है कि हमने क्या किया है कि अपने एग्रीकल्चर में कुछ नई ऐसी टेक्निक्स यूज़ की है, कुछ सीड्स यूज़ की है, ठीक है, जो क्या करती है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन में उसको बढ़ाने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ पंजाब, टेक्निकल रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर। देखो, टेक्निकल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है कि पहले हम हल वगैरह का यूज़ करते थे, आजकल हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, है ना। और जो मशीन कटाई के लिए हम अलग अलग तरह की मशीन का यूज़ करते हैं। तो वो कह रहा है कि हमने क्या किया है, टेक्निकल रेवोल्यूशन हुआ है एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, विद द रिजल्ट ऑफ दिस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज ट्रेमेंडसली। अभी मैंने आपको बताया कि टेक्निक्स का यूज़ करने से क्या हुआ है, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा उसने ग्रोथ की है। ठीक है, द लार्ज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। हमने क्या किया है, अपने एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड कर दिया है। कैसे मैकेनाइज्ड कर दिया है कि हम जो है अब हल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं। पानी के लिए अगर हम इरीगेशन फैसिलिटी की बात करें तो हम ट्यूबवेल वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स की बात कर रहा है, ऑर्गेनिक सीड्स की बात कर रहा है कि हमने बहुत हाई क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पहले हम खाद यूज़ करते थे, गोबर की खाद हो गई, है ना, काउ डंग्स वगैरह की। बट हम क्या करते हैं, आजकल हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जिसका बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स पे। एंड प्लांट प्रोटेक्शन बाय स्पेयरिंग पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बता रहा है कि देखो, पहले हम ये सभी चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, हम खाद के जो हम मिनरल्स यूज़ करते थे वो खाद के रूप में यूज़ करते थे। वो क्या करते थे कि काउडंग की यूज़ कर लिया, ठीक है। पर लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए उस हिसाब से हमने अपने एग्रीकल्चर में भी चेंज करने की कोशिश किया। हमने HYV सीड्स यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, पेस्टिसाइड स्प्रे करना स्टार्ट किया, और इन सब की जो ये सारी चीज़ें लेकर आया है वो कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब कहने का ये है कि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाए हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखो, इससे क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। एंड सेकेंड, मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। देखो, रैपिड इंक्रीज तो हुआ ही कि प्रोडक्शन बढ़ा ही है, इसके बाद हम मेंटेन भी रख पा रहे हैं उस लेवल को, जितना हमने एग्रीकल्चर बढ़ाया है अब हम उसको मेंटेन भी रख पा रहे हैं। तो इसने आगे क्या किया, कंपैरिजन किया है 1960, 65 और 66 में बताया है उसने कि जो पंजाब की जो अगर बात करें हम फूड ग्रेन्स की, वो कितनी थी, 33.89 लाख टन। ठीक है, जबकि 71 में कितनी हो गई है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज टू 119 लाख। ठीक है, अब देखो पहले कितनी थी, सिर्फ 33.89, और अब कितना हो गया प्रोडक्शन 72 में 119 लाख। तो बता रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। और जबकि 2014-15 की बात करें तो 267 लाख टन तक पहुंच चुका है। तो ये बता रहा है कि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है किसका, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का, ठीक है, पंजाब में। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या है, कॉजेज़ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो द मेन कॉजेज़ की बात करें कि क्या कारण है, किस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। फर्स्ट है इरीगेशन, सिंचाई के साधन के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ किया। देखो,
अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी इरिगेशन है, जो सिंचाई है, पहले क्या होता था कि भाई नदियों से पानी ला रहे हैं, कुओं से पानी ला रहे हैं, या फिर हम रेनफॉल पे डिपेंड होते थे पूरी तरह से, तो उसमें क्या होता था, बारिश आई तो फसल होगी, नहीं आई तो नहीं होगी। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, हम खुद के लिए अपनी इरिगेशन फैसिलिटी बना पाए हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो फसलें हैं उनकी सिंचाई अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो बेटर इरिगेशन फैसिलिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ रैपिडली इंक्रीज। मैंने आपको बताया ना, पहले तो हम किस पे डिपेंड होते थे, रेनफॉल पे डिपेंड होते थे, पर धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन से अपन किस पे डिपेंड हुए, हमने ट्यूबवेल वगैरह लगा लिए। ठीक है, तो इससे अब देखो बता रहा है कि अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें पंजाब में, तो 98% एरिया इज़ इरीगेटेड विद ट्यूबवेल्स। अब हम किसका यूज़ करने लग गए हैं, ट्यूबवेल्स का। उसके बाद बोलता है एग्रीकल्चरल मशीनरी। तो देखो पहले जो चलते थे हल वगैरह की बात करें तो वो अब नहीं है इतना। अगर प्लफिंग करने की, जुताई करने की बात कर रहे थे तो हम हल वगैरह का यूज़ करते थे, तो बहुत टाइम लग जाता था किसानों को कि कब हल जुताई होगी, कब फसल लगेगी और कब वो बड़ी होगी और कटेगी, है ना। बट अब जैसे जैसे टेक्निकल चेंजेस आने लगे, हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर मशीनरी। ठीक है, हमने एग्रीकल्चर मशीनरी यूज़ करी। तो इन पंजाब द एग्रीकल्चर इज़ मैकेनाइज्ड, ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग कंबाइंस, ट्यूबवेल पंपिंग सेट्स एंड थ्रेशर्स आर इंटेंसिवली यूज इन पंजाब। तो हमने क्या करने लग गए, हम मशीनों का यूज़ करने लगे पंजाब में। अब देखो जब हम मशीनों का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा ही होगा। पंजाब हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर। हम सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर यूज़ करते हैं पंजाब में। इन 1966 की बात करें तो 10,000 ट्रैक्टर थे, जो अब की 2012-13 में बात करें तो 5.64 लाख हम किसकी यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो बता रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या चेंज हुआ। पहला क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटी में चेंज हो गया, अब हम रेनफॉल पर डिपेंड नहीं, हमने ट्यूबवेल लगा लिए। मशीनरी की बात करें तो उस बताता है कि हमने हार्वेस्टिंग कंबाइन मशीन स्टार्ट कर दिया, ट्रैक्टर्स के यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, थ्रेशर्स वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए ताकि जो फसल हो उसकी कटाई भी बहुत इजीली हो सके। फिर बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र्स की। तो देखो बेटा, अब हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स टू लार्ज एक्सटेंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने लग गए तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ होने लग गया। ठीक है, तो वही कंपैरिजन की बात की गई है कि 65-66 जब ग्रीन रेवोल्यूशन इतना इफेक्ट नहीं था, 66 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस समय हमारी 97,000 टन ही हम जो है फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते थे। बट अब हम 2014-15 में कहें तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बढ़ के 1,677,000 टन हो चुका है। फिर बात कर लेते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। देखो बेटा, पहले हम नॉर्मल सीड्स यूज़ करते थे तो उनमें क्या होता था, जल्दी कीड़ा लग जाता था, फसल बहुत अच्छी नहीं हो पाती थी। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन कम होता था। बट जब हमने HYV सीड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज़ तो हुआ ही हुआ, और ऐसे ये सीड्स है जो बहुत कम कीड़ा पकड़ते हैं। मतलब देखो, अगर हम पहले नॉर्मल बीज यूज़ करते थे ना तो वो जल्दी फसल ख़राब होने की टेंशन भी रहती थी और हो भी जाती थी। बट इसमें ऐसा नहीं होता, ये प्रोडक्शन भी बढ़ाती है और फसल भी इससे जल्दी ख़राब नहीं होती। द यूज़ ऑफ HYV सीड्स हैव प्लेड मेजर रोल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखो HYV सीड्स का मतलब ये है कि ऐसे सीड्स जो प्रोडक्शन तो जल्दी है ही, बट उनमें इतनी जल्दी कीड़ा लगने की संभावना भी नहीं होती, चांसेस कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ वीट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम, पहले 1200 किलोग्राम्स होते थे, अब कितने होने लग गए हैं, 4700 किलोग्राम्स। ओके, अगर राइस की बात करें तो वो भी बढ़ा है, पहले 1000 किलोग्राम्स यूज़ करते थे और अब हम कितने करें, 3800 किलोग्राम्स। ठीक है, यानी कि हमने यूज़ ऑफ HIV सीड्स बढ़ा दिया है। ऑल राइट, फिर देखो प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें। देखो हमने बताया था प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, क्या, पेस्टिसाइड्स। तो उसी की बात कर रहे हैं कि देयर वाज नो अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट डिजीज़ इन प्रीवियस टाइम। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो था, कोई हमारे पास ऐसा इंतजाम नहीं था कि हम अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, पेस्टिसाइड्स। ओके, तो पेस्टिसाइड से क्या होगा, जो कीड़े लगते हैं फसलों को वो लगना बंद हो जाएंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड दवाई डाली जाती है ताकि उनमें कीड़े ना लगे। सो क्रॉप्स वर डैमेज ऑन लार्ज स्केल। पहले तो बहुत ज़्यादा जो फसल थी वो ख़राब हो जाती थी और प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं था कि हम प्रोटेक्ट कर सके किसका,
प्लांट्स का किससे डिजीज़ और पेस्ट से, ठीक है, यानी कि कीड़ा लग जाए या कोई बीमारी लग जाए तो हम उससे प्रोटेक्शन नहीं कर पाते थे। बट हमने अब क्या स्टार्ट कर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे अब क्या होने लगी है, वो जो बीमार है, जो फसलों को ख़राब करने वाले जो कीड़े हैं वो अब नहीं लगते। उसके बाद बात की गई रिसर्च की। देखो बेटा, रिसर्च में क्या कहा गया है कि जब भी हम कुछ नया बनाते हैं या कुछ भी नया करते हैं तो उससे पहले हम रिसर्च करते हैं कि भाई इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर मान के चल रहे हैं कि हम HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं या हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो पहले हम इसका रिसर्च करके देखते हैं कि इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो वही अब बता रहा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर रिसर्च की जाती है एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को लेकर, कि भाई एग्रीकल्चर के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और हम उनको कैसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये भी एक किसका पार्ट हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्योंकि हम इसके अंदर क्या चेक करें, हम ये चेक कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो बताया गया कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना हैज़ डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स पे क्या किया है, रिसर्च की है। So the university provided better quality seeds for wheat, rice, cotton, gram, maize, sugarcane and oil seeds। तो उन्होंने क्या किया, पहले उस पर रिसर्च करी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, फिर उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत तरह के बेटर क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। So the university organizes Kisan Melas twice a year in order to provide knowledge of new agriculture techniques to farmers। तो देखो बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन में न्यू टेक्निक्स आ गई, HY सीड्स आ गए, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स आ गए, ठीक है। तो इन सबको अब ये सारी चीज़ें आ गई है, बट किसानों को तो नहीं पता, वो अभी तक पुरानी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, रिसर्च करके या फिर अब बोले कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके थ्रू क्या किया गया है, किसान मेला लगाया जाता है, ताकि जो किसानों को क्या है इस बात की जानकारी दी जाए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है न्यू टेक्निक्स। तो देखो जो टेक्निक्स हम यूज़ करें, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखो न्यू टेक्निक्स में क्या बोल रहा है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, जिसने पहले रिसर्च की थी, हैज़ बिन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू फार्मर्स अंडर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। वो क्या कर रहा है, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दे रहा है, ठीक है, ताकि वो न्यू जो टेक्नोलॉजी आई है उसका यूज़ करना सीख सके। अंडर दिस प्रोग्राम मच अटेंशन इज़ पेड टू क्रॉप रोटेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज़ ऑफ HY सीड्स एंड वाटर एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद देखो 8 पॉइंट जो है वो किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़। यानी कि अब क्या कर रहा है, उसने बता दिया न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ऐसी तरह से आप फसलों को बचा सकते हो। इसके साथ अब वो क्या कर रहा है, हमारा 8 पॉइंट है मार्केटिंग फैसिलिटीज़। तो देखो अब उसने सब कुछ बता तो दिया कि इस तरह से आपको क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, या फिर आप HYV सीड्स यूज़ कर सकते हैं, ये सारी प्लांट को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद अब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केटिंग फैसिलिटी दी गई है, ताकि जो किसान है वो क्या कर सके, अपनी जो क्रॉप्स उन्होंने प्रोडक्शन किया है उसका सेल हो सके, अच्छे से मार्केटिंग उनकी की जा सके। सो पहले क्या होता था कि जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ थी वो इनएडिक्वेट थी, फार्मर्स को किसको देना पड़ता था, इंटरमीडिएट को देना पड़ता था, फिर इंटरमीडिएट जाकर क्या करता था, आगे मार्केट में सेल करता था, जिससे उसको अच्छे से प्राइस नहीं मिल पाते थे जितना वो मेहनत करता था। अब क्या किया है कि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। सो नाउ द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ टू फार्मर्स। नाउ 246 रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन सेट अप इन पंजाब। पंजाब में 246 रेगुलेटेड मार्केटें स्टेबलाइज की गई है, ताकि जो किसान है वो अपने फसलों को आगे अच्छे से सेल कर सकें, ठीक है। अब किसान जो है उनको प्रोवाइड किए गए हैं वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज और रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि अब जो किसानों को है ना, पहले क्या होता था, फसलें ख़राब होने की टेंशन रहती थी कि बारिश वगैरह आए तो कहाँ रख के सेल करनी पड़ेगी, तो उनको वेयर हाउसेज प्रोवाइड कराए गए हैं। जो फसलें पेरिशेबल है, जो जल्दी ख़राब हो जाती है, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, ताकि उनको अपनी जो फसल है उसका अच्छा सा रेम्यूनरेशन, इनकम अच्छे से मिल सके, ठीक है बेटा। उसके बाद बात करें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में मल्टीपल क्रॉपिंग। देखो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि जो किसान है वो एक से ज़्यादा
फसलों को एक साल में उगा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब देखो पानी की फैसिलिटी आ गई, इरिगेशन फैसिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसके बाद हम HYV सीड्स भी यूज़ करें कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ेगा फसलों का, और जल्दी हमारी जो क्रॉप्स है वो रेडी भी हो जाएगी। तो अब क्या हमारे पास चांस है कि हम क्या कर सकते हैं, एक साल में मोर देन 1 क्रॉप्स हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो बोल रहा है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इरीगेशन एंड यूज़ ऑफ HY सीड्स हैव अनेबल द फार्मर टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप इन अ ईयर। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं कि पहले हमने राइस लगा लिए, फिर वीट लगा लिया, फिर मूंग, सनफ्लावर। तो अब क्या कर सकते हैं, कैन बी सोन इन द सेम फील्ड। हम एक ही फील्ड में कई तरह की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर लिखा है प्राइस इंसेंटिव्स। तो देखो अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्राइस है वो हमें कॉस्ट बहुत महंगा ना पड़े, इसलिए क्या बोला गया, रिच हार्वेस्ट कैन ब्रिंग डाउन प्राइस। तो ठीक है, सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया गया किसको, किसानों को, तो ताकि उनका जो एग्रीकल्चर कॉस्ट है वो ज़्यादा हाई ना पड़े। टू अवॉइड दिस प्राइस ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर फिक्स बाय एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। तो जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है उन्होंने खुद ने क्या किया, प्राइस डिसाइड कर दिया है। जो मतलब मान के चलें कि भाई कौन सी फसल कितने में बिकेगी, या फिर कहें ऐसे कहें कि भाई कौन सी जो उनको फैसिलिटीज़ है वो कितने पैसों में मिलेगी। अब आपने पढ़ा है ना इस बारे में भी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, किसानों को बहुत सारी फैसिलिटी दी है कि भाई वो सस्ते दामों पर अपनी जो सीड्स वगैरह हैं वो ख़रीद सकते हैं, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर देती है। तो उन सब चीज़ों की बात भी की गई है। गवर्नमेंट बाइज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट मिनिमम प्राइस फिक्स बाय कमीशन, यानी कि अब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा किसका, फार्मर्स का, क्योंकि एक मिनिमम प्राइस वो सेट कर देगी कौन, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, ताकि क्या कर सके, सिर्फ उसी प्राइस पे आपको वो फसल बेच सकते हैं, उससे कम पर अगर कोई ख़रीदेगा तो फार्मर्स तैयार नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा सो फार्मर्स गेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स बाय कमीशन। तो जो उन्होंने प्राइस फिक्स किया है, कम से कम इतना प्राइस तो कमीशन ने जो फिक्स किया है उतना प्राइस तो फार्मर्स को मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब फार्मर्स को बहुत ही सस्ते दामों पर अपनी फसल बेचने की नीड नहीं है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया किसान धन योजना आ रही है, ठीक है, किसानों के मतलब लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, नाबार्ड बनाया गया है नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो और इसके अलावा बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक खोले गए हैं ताकि किसानों को क्या कर सके, इजीली लोन प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें आई हैं धीरे धीरे, ये किसका इफ़ेक्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन का ही इफ़ेक्ट है। उसके बाद बताया अदर रिफॉर्म्स आए हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी गई है, लैंड रिक्लेमिनेशन की बात की गई है। तो ये सारा कौन करा है, गवर्नमेंट करा है, ताकि क्या किया जा सके, किसानों की हालत को सुधारा जा सके, ठीक है बेटा। तो इसमें यही है मेन कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो किस वजह से लाया गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ाना था, हमें इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ानी थी, हमें HYV सीड्स का यूज़ करना था ताकि हम अपना जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकें, प्लांट को प्रोटेक्ट करना था, रिसर्च वगैरह की गई, न्यू टेक्नोलॉजी लाई गई, मार्केटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, मल्टीपल क्रॉपिंग का चांस आया फार्मर्स के पास, और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव एक्शन लिए ताकि फार्मर्स की हालत को सुधारा जा सके, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कहने का मतलब है कि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब यूज़ किया, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर बात करें कि हमने इंडियन क्रॉप्स में यूज़ किया या फिर इंडियन इकोनॉमी में यूज़ किया, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है बेटा। देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमने बात की है, तो इसके कुछ फ़ायदे होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे, तो हम वो दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ लेते हैं पहले अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या फ़ायदा हुआ। जो ये बहुत मैं इसमें पहले ही आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो हम मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। इंक्रीज इन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इससे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, देखो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ कैसे हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा, हम कहें कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। इस वजह से दो इंडस्ट्रीज़ थी जिन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी, उन्हें भी अब रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जब रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है।
फिर थर्ड पॉइंट की बात करें तो है प्रॉस्पेरिटी फार्मर्स। देखो बेटा, अगर एग्रीकल्चर में इजाफा होगा तो जो ऑक्यूपेशन है फार्मर्स का, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉस्पेरिटी मिलेगी फार्मर्स को कि भाई अब उनके जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होगी, या फिर अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अगर मान के चले इंक्रीमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है किसानों की हालत में भी सुधार होगा। इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को क्या फ़ायदा मिलेगा कि अब जो है मल्टीपल क्रॉपिंग चल रही है, मल्टीपल क्रॉपिंग आ गई, या फिर HYV सीड्स आ गए हैं, तो क्या होगा, उन्हें भी हाई क्वालिटी की क्या मिलेंगे, फूड क्रॉप्स मिलेंगी, है ना। और उससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कंज्यूमर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो दिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू रूरल मासेस, ठीक है। बम्पर क्रॉप्स हैज़ जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल मासेस, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ डेवलप। कि ऐसे बढ़ा, क्योंकि देखो अगर जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उतनी ज़्यादा ही क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जॉब मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। और इसके साथ साथ हमें एक अच्छी हाई यील्ड वैरायटी की सीड्स मिलेंगे, तो जो क्रॉप्स होगी उससे जो एग्रीकल्चर से जो हमारे पास फूड पहुंचेगा वो भी हाई क्वालिटी का ही पहुंचेगा, ठीक है। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इंक्रीज़ हुआ है। इफेक्ट ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ ही होगी, क्योंकि अगर मान के चल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ होगा तो वो एग्रीकल्चर जो मोस्टली जो रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। तो अगर एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होगी तो रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। द डिमांड फॉर मैनुअल लेबर विल फॉल, बट ड्यू टू मल्टीपल क्रॉपिंग एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज। अब देखो प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स की बात करें तो इसका कहने का मतलब है कि पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन का कि इससे जो एग्रीकल्चर है उसे घाटे का सौदा समझा जाता था, कि सोचते थे फार्मर्स कि भाई एग्रीकल्चर में काम करना तो ये क्या है कि आप तो साल भर तो आप खेती करो ही करो, इतनी तकलीफ सहो, और उसके बावजूद भी कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं होता। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हो गया है कि एग्रीकल्चर भी एक आपका ऐसा ऑक्यूपेशन बन गया है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। चेंज इन थिंकिंग की बात करें तो बोल रहा है कि इससे थिंकिंग में भी चेंज हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज चेंज द थिंकिंग ऑफ रूरल फॉक। वो सोचते थे कि भाई पुरानी टेक्निक्स ही यूज़ करें, हम पुरानी खाद ही यूज़ करें तो ही प्रोडक्शन होगा, नहीं, अब उन्होंने किसानों की सोच को भी बदल दिया है। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का मतलब है कि पहले जो हम फार्म यूज़ करते थे फसलें, ठीक है, उससे क्या होता था कि हम सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाते थे, क्योंकि हमें पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता था, फाइनेंशियल सपोर्ट, कि हम अपनी फसलें कैसे उगाएं, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था बीज को ख़रीदने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए। बट जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमें क्या मिल गया, लगा है हमें लोन वगैरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई है, लोन पे हमें छूट भी मिल जाती है किसानों को, ठीक है, और ईजिली उनको क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। तो इस वजह से क्या हो गया, जो उनका फाइनेंशियल रिसोर्स था वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। इस वजह से वो सिर्फ अब अपनी फूड क्रॉप्स ही जो है ग्रो करने में ही नहीं, बल्कि वो अब चाहते हैं कि वो कमर्शियल क्रॉप भी इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, दीज प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर ऑन ईजी टर्म्स पे मिल जाता है, जिससे क्या होता है उनकी जो फार्मिंग है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान क्या हैं, डिफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि तो देखो फर्स्ट इसका जो साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो फर्स्ट है पर्सनल इनइक्वालिटी। देखो बेटा क्यों बोला गया पर्सनल इनइक्वालिटीज़, तो क्योंकि देखो बोला गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो है हम मानते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है, बट कुछ हद तक जो बहुत ही पुअर फार्मर्स हैं जो मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकते, या जो HYV सीड्स खरीद ही नहीं सकते, और जो दूसरे फार्मर हैं, जो रिच फार्मर हैं, जो इन सब चीज़ों को बहुत इजीली अपने पास अवेलेबल हो सकती है उनके पास, तो उन दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सो द न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हैज़ क्रिएटेड इनइक्वालिटी इन रूरल फार्मर। कैसे, द रिच फार्मर हैव बिकम मोर रिच एंड मार्जिन एंड स्मॉल फार्मर्स बिकम पुअर, क्योंकि वो तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। मान के चल रहे हैं अगर वो लोन वगैरह भी ले लेते हैं तो लोन लेने के बाद उनको एक रहेगी टेंशन कि हमें लोन चुकाना भी है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जितना फ़ायदा किसको मिल सकता है, रिच फार्मर को। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो गई है, पर्सनल इनइक्वालिटीज़ हो गई है।
उसके बाद बोला गया लिमिटेड कवरेज। लिमिटेड कवरेज में बोल रहा है कि जो मेनली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, सिर्फ वीट एंड राइस से। कहने का मतलब है जो वीट एंड राइस का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, जो उन वीट एंड राइस की क्रॉप्स ग्रो कर रहा है उनको तो फ़ायदा हो जाएगा, बट जो बाकी के क्रॉप्स हैं उनका क्या। क्रॉप्स लाइक मेज, बार्ले, शुगर कैन एंड पल्सेस हैज़ टाइटल पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उनको भी तो पॉजिटिव इफेक्ट मिलना ही चाहिए। मिलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता, बट एज़ कम्पेयर टू वीट एंड राइस सबसे ज़्यादा इनको मिलता है। तो जो किसान वीट एंड राइस की प्रोडक्शन करेंगे उनको तो बहुत फ़ायदा होगा, बट जो इनकी प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, क्रॉप ग्रो नहीं कर पाते, उनको उतना फ़ायदा नहीं हो पाता, क्योंकि ये क्या हो गया फिर इसका क्या डिसएडवांटेज हो गया कि लिमिटेड कवरेज है। उसके बाद बोलता है रीजनल इनइक्वालिटीज़। रीजनल इनइक्वालिटीज़ में बोल रहा है कि जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाती है वहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा सकते हैं लोग, है ना। द एरियाज़ वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर बेटर, जहाँ पर इजीली आपको ट्यूबवेल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिल गई तो वो तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बट एरिया वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर लेस, जहाँ पर पानी ही नहीं है, सूखा भी पड़ता है, तो वहाँ पर जो है आप ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज़ इन कॉस्ट। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप चार्जेस भी आगे हाई चार्ज करोगे, क्योंकि आपका इतना खर्चा हुआ है तो आप भी चाहोगे कि बदले में मुझे ज़्यादा ही मिले, है ना। तो इससे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं क्या हो गया है, कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आई, अगर मज़दूरों की जगह किसान जो मज़दूर वहाँ पे काम करते हैं उनकी जगह मशीनें ले लें, ठीक है, पेस्टिसाइड वगैरह छिड़क दिया, किसानों की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई आपको फसलें देखनी है ध्यान से कि कहीं कीड़ा तो नहीं लगा, या फिर अब मज़दूरों की इतनी डिमांड नहीं रहती उसमें एग्रीकल्चर में, क्यों, क्योंकि सारा काम मशीनें कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय हो तो आपको क्या होना पड़ेगा, स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको वो सारी चीज़ें या तो यूज़ करनी है, और अगर यूज़ करनी नहीं आती है, ठीक है, तो क्या हो जाओगे, आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। ओवरलुकिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म। ओवरलुकिंग का क्या मतलब है, देखो आप फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, वो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो, HYV सीड्स यूज़ कर रहे हो, मैन्योर्स यूज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही ना, किस पे, सॉइल पे, है ना। कहीं ना कहीं तो इससे क्या होगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ऑब्वियस सी बात है स्पॉइल होएगी। तो आप क्या देख रहे हो, सिर्फ अपना फ़ायदा तो देख रहे हो कि हाँ मेरी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है या मेरी क्रॉप्स अच्छे से उग रही है, पर आप ये नहीं देख रहे हो उससे क्या क्या जो सॉइल है उसको नुकसान हो रहा है। अब नहीं तो 10 साल बाद उसका साइड इफ़ेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया सैचुरेशन इन एग्रीकल्चर। सैचुरेशन इन एग्रीकल्चर का मतलब है कि अब वो लिमिट हो चुकी है जहाँ तक हम एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते थे, मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ करके हम जितना अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे हमने उतने तक बढ़ा लिया है, अब फर्दर इंक्रीमेंट नहीं पॉसिबल, ठीक है। सो द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ नो डाउट रैपिड इन पंजाब में बढ़ा है, बट इट हैज़ नाउ रीच अ स्टेज, सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब इससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, कोशिश करोगे तो डिक्लाइन ही होगा, है ना। हमने पढ़ा है ना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है हमने, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में वही बात कही गई है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि अब इससे ज़्यादा अगर आप फसलों को उगाने की कोशिश करोगे, बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अनफेवरेबल सोशल इफ़ेक्ट। कहीं ना कहीं इसका सोसाइटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ा ही है। कैसे इफ़ेक्ट पड़ा है कि अब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। पहले क्या होता था कि एक किसान है, उसके बेटा लगा हुआ है, आगे बेटा लगा हुआ है, नहीं, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। लेविश एक्सपेंडिचर ऑन सोशल फंक्शन लाइक मैरिज एंड बर्थडे पे बहुत खर्चा होने लग गया है। पैसा आएगा तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं खर्चा तो करेगा ही। देन कैपिटलिस्टिक फार्मिंग इज़ ऑन इंक्रीज। अब सिर्फ फूड क्रॉप्स पे लोग ध्यान नहीं दे रहा फार्मर, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग पे भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है, अपना अर्निंग बढ़ानी है, ठीक है। और इसके अलावा लीगर एंड ड्रग एडिक्शन भी इंक्रीज़ हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। तो आज का जो बेटा हमारा जो लेक्चर था वो किससे रिलेटेड था, ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्यों ये इंडिया में लाया गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।